Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to cover some more topic of chapter 12 which is dictionaries. और ये चैप्टर का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस करने वाले थे अपडेट फंक्शन को, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अपडेट मेथड का काम क्या होता है, देखिए समझते हैं इसको। अपडेट मेथड जो है वो अपेंड करता है की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में। मतलब क्या है, कोई आपके पास में डिक्शनरी है और उसमें अगर आपको कोई की वैल्यू पेयर को ऐड करना है तो वो आप ऐड करेंगे अपडेट मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नाम से मेरे पास में एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये आइटम्स हैं, एंड यहाँ पे dict2 के नाम से एक डिक्शनरी है जिसके ये आइटम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ dict1 में dict2 के आइटम्स को ऐड करना। मतलब क्या है, जो dict1 है उसको अपडेट करना चाहता हूँ dict2 के आइटम से। तो किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है dict1, मतलब उस डिक्शनरी का नाम लिखा है जिसमें कि मुझे अपडेट करना है। उसके बाद में लगाया मैंने अपडेट मेथड, और यहाँ पे आर्गुमेंट में दे दिया है मैंने dict2। मतलब क्या है, dict2 के जो आइटम्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे dict1 में। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, dict1 वाली जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाएगी। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं dict1 वाली जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो चुकी है। जो dict2 के आइटम्स थे वो dict1 में ऐड हो गए हैं। जब आप dict2 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे dict2 के एलिमेंट ही आएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे dict2 के ही आइटम्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक काम करता हूँ, इस सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे dict1 वाली डिक्शनरी है इसी को रहने देता हूँ। अब यहाँ पे एक डिक्शनरी और बना लेता हूँ। मैं देता हूँ dict2 के नाम से dict2, और इसके अंदर भी कुछ आइटम्स बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए रोहन, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ सपोज 60। इसके बाद दे देता हूँ एक और सचिन दे देता हूँ, एंड इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 95। यहाँ पे डबल कोट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में कर देते हैं डिक्शनरी को क्लोज। अब ये मैंने दूसरी डिक्शनरी बना दी है। अब मैं चाहता हूँ जो डिक्शनरी 2 है इसके आइटम्स को अपडेट करना डिक्शनरी 1 में। तो किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं dict1 डॉट अपडेट, एंड यहाँ पे आर्गुमेंट में देता हूँ मैं dict2 को। तो dict2 के जो एलिमेंट हैं वो अपडेट हो जाएंगे dict1 में। मतलब क्या है, जो की वैल्यू पेयर हैं ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखिए इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ करता हूँ प्रिंट dict1, एंड साथ ही कर देता हूँ मैं प्रिंट dict2 को। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो dict1 के नाम से डिक्शनरी थी उसमें dict2 के जो एलिमेंट थे वो ऐड हो गए हैं, मतलब अपडेट ये हो चुकी है। और जो dict2 के नाम से डिक्शनरी थी वो ऐसे ही आ रही है। अब देखिए, हो सकता है आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे हम डिक्शनरी के फॉर्म में ही क्यों ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में डायरेक्टली दे सकते हैं। मतलब क्या है, डिक्शनरी की फॉर्म में आपको देना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे ना दे करके इस चीज को यहाँ पे दे सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको पूरे को मैं दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पास कर सकते हैं, तो भी वही बात होगी। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस केस में भी हमारे जो एलिमेंट हैं वो ऐड यहाँ पे हो गए हैं। मतलब कि जो की वैल्यू पेयर हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को अपडेट मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है कॉपी। तो कॉपी मेथड का काम क्या होता है, देखिए कॉपी मेथड जो है वो यूज होता है एक ट्रू कॉपी क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी की। मतलब क्या है, कोई डिक्शनरी है आपके पास में और आप चाहते हैं उसकी कॉपी क्रिएट करना, तो आप कर सकते हैं कॉपी मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नाम से ये डिक्शनरी है। अब मैं चाहता हूँ dict1 वाली डिक्शनरी की कॉपी करना, तो किस तरीके से करूंगा, देखिए यहाँ पे dict2 के नाम से मैंने एक डिक्शनरी ली है जिसके अंदर मैं dict1 को कॉपी करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे इक्वल करके मैंने लिख दिया है dict1 डॉट कॉपी। मतलब क्या है, dict1 पे अप्लाई कर दिया है कॉपी मेथड। तो कॉपी मेथड क्या करेगा, dict1 की एक कॉपी बनाएगा और dict2 में स्टोर कर देगा। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो आपकी डिक्शनरी इस तरीके से आ जाएगी, और dict2 को प्रिंट करेंगे तब भी आपकी ये डिक्शनरी आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, dict1 की कॉपी dict2 में क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आपको चेक करना है कि dict2 में dict1 की ट्रू कॉपी है या नहीं है, तो इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन। सपोज कि मैं यहाँ पे इस तरीके से मॉडिफिकेशन करता हूँ। देखिए यहाँ पे dict2 में सुहेल वाली की में मैंने मॉडिफिकेशन करा है। सुहेल वाली जो की है, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई करा है। मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दी है 60। अब जब मैं dict2 वाली डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जो सुहेल वाली की है इसकी वैल्यू 60 आएगी। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा। लेकिन जब मैं dict1 को प्रिंट करूंगा, जो dict1 वाली डिक्शनरी इसको प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे पुरानी डिक्शनरी ही आएगी, मतलब ये वाली डिक्शनरी ही आएगी। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट में पुरानी वाली डिक्शनरी ही आ रही है। मतलब जो dict1 के एलिमेंट्स हैं वही यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये ट्रू कॉपी क्रिएट हुई है। अगर ट्रू कॉपी क्रिएट नहीं हुई होती तो दोनों ही जगह मॉडिफिकेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको भी जल्दी से प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे dict1 के नाम से मेरे पास में डिक्शनरी है। अब मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी करना, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं dict2 के नाम से एक डिक्शनरी। dict2 के नाम से ले लिया, इक्वल करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ dict1 डॉट कॉपी। मतलब dict1 की मैं कॉपी करने वाला हूँ। अब प्रिंट करता हूँ dict1 को, dict1, एंड प्रिंट कर देता हूँ dict2 को, dict2। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों ही जगह पे सेम आपकी डिक्शनरी आ रही है। अब मैं करता हूँ dict2 में कुछ मॉडिफिकेशन। मैं मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ dict2 और यहाँ दे देता हूँ की सपोज मोहन। इस वाली की में मुझे मॉडिफिकेशन करना है। मैं यहाँ कर देता हूँ मान लीजिए 95। ठीक है, ये मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया है। अब प्रिंट करता हूँ मैं dict2 को, dict2, एंड इसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ dict1 को दोबारा से। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए पहले जब हमने दोनों डिक्शनरी को प्रिंट करा था तो सेम आ रही थी, लेकिन बाद में मैंने सेकंड वाली डिक्शनरी को मॉडिफाई करा था, तो यहाँ पे देखिए मोहन की वैल्यू मॉडिफाई होके 95 हो गई है। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 95 आ गई है मोहन वाली की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दी थी। लेकिन dict1 को जब हमने प्रिंट करा है तो ओल्ड वाली डिक्शनरी ही आ रही है, इसकी वैल्यू में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं dict2 जो है dict1 की ट्रू कॉपी क्रिएट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को कॉपी मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लियर मेथड की। तो क्लियर मेथड का काम क्या होता है, देखिए समझते हैं इसको भी। देखिए क्लियर मेथड जो है वो डिलीट या फिर आप कह सकते हैं क्लियर करता है डिक्शनरी के आइटम्स को। मतलब क्या है, जो भी डिक्शनरी के आइटम्स हैं अगर आपको क्लियर करने हैं कि बार में सारे डिलीट करने हैं तो आप कर सकते हैं क्लियर मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे चलिए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए dict1 के नाम से ये डिक्शनरी है हमारे पास, और यहाँ पे इस dict1 वाली डिक्शनरी पे मैंने अप्लाई कर दिया है क्लियर मेथड। तो ये क्लियर मेथड क्या करेगा, dict1 के जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जो की वैल्यू पेयर हैं जितने भी, उन सबको ये क्लियर कर देगा, dict1 को बिल्कुल एम्प्टी कर देगा। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो एम्प्टी डिक्शनरी आपको मिल जाएगी। देखिए आउटपुट में आएगी आपकी एम्प्टी डिक्शनरी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में एम्प्टी डिक्शनरी आ रही है। तो चलिए फटाफट इस मेथड को भी आइडियली में चला के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में dict1 के नाम से डिक्शनरी है, इसी के एलिमेंट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dict1 डॉट क्लियर मैं मेथड लगा देता हूँ यहाँ पे, और अब करता हूँ dict1 को प्रिंट। यहाँ पे करता हूँ प्रिंट dict1 को। तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा, जो dict1 है वो आपकी एम्प्टी आ जाएगी, मतलब जो डिक्शनरी है वो हमारी पूरी एम्प्टी आएगी। रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो dict1 है उसके सारे एलिमेंट क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉप मेथड की। तो पॉप मेथड का काम क्या होता है, देखिए पॉप मेथड जो है वो डिक्शनरी में से एलिमेंट को रिमूव करता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी की आप यहाँ पे पॉप मेथड में देंगे उस की से रिलेटेड जो भी एलिमेंट होगा उसको ये रिमूव कर देगा।
इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रही हमारे पास में dict1 के नाम से डिक्शनरी, और ये इस डिक्शनरी के एलिमेंट है। अब यहाँ पे dict1 वाली डिक्शनरी पे मैंने पॉप मेथड को अप्लाई कर दिया है, और पॉप मेथड में आर्गुमेंट में मैंने दिया है सोहेल। तो सोहेल वाली जो की है, इससे रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी उसको ये रिमूव कर देगा। मतलब ये जो पूरा एलिमेंट है ये आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब पॉप हो जाएगा। जब आप dict1 वाली डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ से सोहेल गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, आप लोग देखिए आउटपुट में, यहाँ से सोहेल वाली जो की थी वो गायब हो चुकी है, और इसकी वैल्यू भी साथ में पॉप हो गई है। मतलब जो पूरा एलिमेंट है वो आपका पूरा गायब हो गया है, ये आप कह सकते हैं रिमूव हो गया है। तो चलिए इसको पाइथन में करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे dict1 पे अप्लाई करते हैं हम पॉप मेथड को। यहाँ पे कर देते हैं हम पॉप, और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं की। सपोज मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे नेहा। नेहा वाली की मैंने पास कर दी है। तो अब क्या होगा, जो नेहा वाला एलिमेंट है वो पूरा आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं रिमूव हो जाएगा। देखिए इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ dict1 को, प्रिंट dict1। इसको रन करते हैं। ओके यहाँ पे एरर दिखा रहा है, नेहा का एन कैपिटल है, यहाँ पे मैंने स्मॉल कर दिया है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं कैपिटल। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसको रन करते हैं अब। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेहा की वाला जो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर आप इस पूरे को अगर प्रिंट करते हैं तो ये आपको बताएगा भी कि कौन सा एलिमेंट इसने पॉप किया है, या फिर आप चाहें तो इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे को कर देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट। देखिए अब इसको रन करता हूँ, तो देखिए ये बता रहा है इसने कौन से वाले एलिमेंट को पॉप किया है, मतलब जो उस एलिमेंट की वैल्यू थी बता रहा है मैंने इस वैल्यू को पॉप किया है। तो आई होप आप लोगों को पॉप मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉप आइटम मेथड की। तो पॉप आइटम मेथड का काम क्या होता है, देखिए पॉप आइटम मेथड जो है वो रिमूव करता है की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में से। मतलब क्या है, जो की वैल्यू पेयर होगी पूरी उसको रिमूव करेगा, और ये बताएगा कि इस की वैल्यू पेयर को इसने रिमूव करा है। जबकि पॉप मेथड जो था वो खाली की हेल्प से वैल्यू को रिमूव कर रहा था। मतलब कि जो भी की आप पास कर रहे थे वहां पे उस वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, और आपको रिटर्न कर रहा था ओनली वैल्यू, कि इस की इस वैल्यू को रिमूव करा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताएगा आपको, यहाँ पे बताएगा पूरा पेयर, कि यहाँ पे इस की वैल्यू पेयर को इसने पूरा रिमूव कर दिया। ये रिटर्न पूरा करेगा की वैल्यू पेयर। तो इस मेथड को यूज करने से पहले इस मेथड के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो है रिटर्न करता है उस आइटम को जो कि एंटर किया गया है डिक्शनरी में सबसे लास्ट में। अगर आपने इस मेथड को, मतलब जो पॉप आइटम मेथड है, इसको आपने किसी लूप में लगाया है तो वहां पे जो आइटम है वो रिमूव होंगे आपके लीफो ऑर्डर में। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वो सबसे पहले वहां से रिमूव होगा। इस तरीके से जो है इस ऑर्डर में आपके रिमूव होते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लीफो ऑर्डर, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट होगा। ये इसका एलिमेंट को रिमूव करने का ऑर्डर होता है। सेकंड पॉइंट जो है इसमें कि ये रिटर्न करेगा डिलीटेड की वैल्यू पेयर को इन द फॉर्म ऑफ टपल। मतलब क्या है, जो भी की वैल्यू पेयर आपने डिलीट करा होगा उसको ये टपल की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में है कि अगर आप पॉप आइटम मेथड को यूज कर रहे हैं किसी डिक्शनरी में और वो डिक्शनरी जो है एम्प्टी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको की एरर मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो कि आपको पॉप आइटम मेथड को यूज करते टाइम ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इस मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नेम से ये डिक्शनरी है। अब यहाँ पे dict1 वाली डिक्शनरी पे मैंने अप्लाई कर दिया है पॉप आइटम मेथड को। तो ये पॉप आइटम मेथड क्या करेगा, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ होगा इस डिक्शनरी में उसको ये पॉप कर देगा। सबसे लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ है ये संगीता वाला, तो इसको ये रिमूव कर देगा। जब इस पूरे को प्रिंट करेंगे तो ये बताएगा भी कि इसने कौन सी की वैल्यू पेयर को यहाँ से रिमूव करा है। यहाँ पे आउटपुट में ये आपको दे देगा कि इसने इस वाले की वैल्यू पेयर को रिमूव करा है। इस तरीके से आउटपुट देगा। अब जब आप dict1 वाली डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो संगीता वाला एलिमेंट है वो रिमूव
हो चुका है। अब मान लीजिए इस डिक्शनरी पे दोबारा से मैं पॉप आइटम को अप्लाई करता हूँ, तो किसको रिमूव करेगा? ये रिमूव करेगा इस बार इस वाले आइटम को। किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है dict1 डॉट पॉप आइटम, तो इस बार ये इस वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और यहाँ पे इसको प्रिंट करा है तो ये बताएगा भी कि मैंने इस वाले की वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया है। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए बता रहा है सोहेल 92, मतलब इस वाले की वैल्यू पेयर को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो आपकी डिक्शनरी में ओनली 2 एलिमेंट रह जाएंगे। इसको भी यहाँ से इसने हटा दिया है। तो चलिए इसको भी जल्दी से प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं पॉप आइटम को। इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ पॉप आइटम, ठीक है। और यहाँ से ये आर्गुमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। इस पूरे को प्रिंट कर दिया है तो ये बताएगा कौन से आइटम को इसने रिमूव करा है। ये रिमूव करेगा इस वाले आइटम को। देखिए यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखिए बता रहा है इसने विवेक वाला जो आइटम है उसको रिमूव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ dict1 को प्रिंट dict1, तो यहाँ पे देखिए जो विवेक वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका होगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को पॉप आइटम मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सॉर्टेड फंक्शन की। तो सॉर्टेड फंक्शन का काम क्या होता है देखिए, समझते हैं इसको। देखिए सॉर्टेड फंक्शन जो था वो हमने लिस्ट में भी देखा था और टपल्स में भी देखा था। तो सॉर्टेड फंक्शन को हम डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हैं। तो सॉर्टेड फंक्शन जो है डिक्शनरी में सिर्फ सॉर्ट करता है कीज को, मतलब जो भी डिक्शनरी की कीज हैं उसको ये सॉर्ट करके रिटर्न कर देता है। और जो डिक्शनरी कीज होंगी उनको ये रिटर्न करेगा लिस्ट की फॉर्म में। किस तरीके से करेगा चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहले सिंटैक्स को देख लेते हैं। ये रहा इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है, आप शॉर्टेड लिखेंगे, इसके बाद में इस फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे आप डिक्शनरी को जिसको भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं, और कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं रिवर्स फॉल्स। बाय डिफॉल्ट आपका फॉल्स ही होता है, जिससे कि आपकी जो की है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होती हैं। देखिए इस सिंटैक्स को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ क्या क्या है देखिए। जो डिक्ट लिखा है इसका मतलब है डिक्शनरी जिसको कि आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिक्शनरी दे देंगे। और यहाँ पे जो रिवर्स लिखा है ये आपका ऑप्शनल आर्गुमेंट है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो कीज हैं वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होंगी। अगर आप ट्रू कर देते हैं यहाँ पे तो जो आपकी की है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगी, मतलब अगर आप ट्रू करेंगे तभी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होंगी। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी फॉल्स रहती है वैल्यू, आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो फॉल्स ही रहेगी। एंड एक चीज को ध्यान रखिए, जो भी कीज होंगी डिक्शनरी की उनको ही शॉर्ट करके लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से शॉर्ट करते हैं इस फंक्शन की हेल्प से कीज को। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ पे dict1 के नाम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने dict2 लिखा है और इक्वल लगा के सॉर्टेड फंक्शन को अप्लाई कर दिया है, और सॉर्टेड फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है dict1 को। तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, जो dict1 है इसकी कीज को शॉर्ट करके रिटर्न कर देगा dict2 में। यहाँ पे dict2 में शॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी किसकी, dict1 की। जब आप dict2 को प्रिंट करेंगे तो dict1 की जो कीज हैं उनकी शॉर्टेड लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट है उसमें आपकी कीज जो है इस dict1 की वो शॉर्टेड फॉर्म में आ गई हैं। देखिए जो पहले थी कीज वो शॉर्टेड फॉर्म में नहीं थी, अब यहाँ पे देखिए शॉर्टेड फॉर्म में आ रही हैं, और ये देखिए आपकी लिस्ट की फॉर्म में आ रही हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं वैल्यूज को सॉर्ट करना, कि जो वैल्यूज वाले पार्ट हैं इनको आप चाहते हैं सॉर्ट करना, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। इसको करने के लिए बाकी कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप ऐसे ही लगाएंगे सॉर्टेड dict1, यहाँ पे बस ऐड कर देंगे वैल्यूज मेथड को। जो वैल्यूज मेथड होता है उसको अप्लाई कर देंगे, तो जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी शॉर्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे dict3 के अंदर मैंने पूरा रिजल्ट ले लिया है। तो dict3 के अंदर शॉर्टेड फॉर्म में क्या आ जाएंगी आपकी वैल्यूज। जब आप dict3 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगी, और ये जो वैल्यूज हैं वो भी आपकी लिस्ट की फॉर्म में आएंगी शॉर्टेड फॉर्म में। अब देखिए बात करते हैं कि अगर आप इसको चाहें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना तो किस तरीके से करेंगे। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम है, बस आपको क्या करना होगा, एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना होगा जिसमें कि आपको लिखना होगा रिवर्स इक्वल ट्रू।
क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है रिवर्स की वो यहाँ पे फॉल्स होती है। अब जैसे ही आप रिवर्स इक्वल ट्रू करेंगे तो जो आपकी कीज़ हैं वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होंगी। जब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में कीज़ की लिस्ट आ गई है। अगर आपको वैल्यूज़ करनी है तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दीजिए, वैल्यूज़ आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। तो चलिए इसको भी पाइथन में करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं शॉर्टेड फंक्शन को, यहाँ कर देता हूँ मैं शॉर्टेड, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक dict2 के नाम से वेरिएबल, ये ले लिया, और यहाँ पे देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट dict1 को। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं dict2 को, यहाँ लिख देता हूँ dict2। ओके, अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डिक्शनरी है उसकी कीज जो है वो शॉर्टेड फॉर्म में आ गई हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना तो यहाँ पे कर दूंगा मैं रिवर्स इक्वल ट्रू, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गई हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे की जगह वैल्यूज को शॉर्ट करना तो यहाँ पे dict1 पे लगा दूंगा मैं वैल्यूज मेथड, यहाँ लिख दूंगा डॉट वैल्यूज, बस ये मेथड अप्लाई कर दूंगा तो जो वैल्यूज हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी। देखिए रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वैल्यूज जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गई हैं। अगर यहाँ से मैं रिवर्स इक्वल ट्रू हटा दूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग को शॉर्टेड मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मिन मैक्स और सम फंक्शन की। इन फंक्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट एंड टपल में, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मिन फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट की ऑफ द डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी की जो भी स्मॉलेस्ट की होगी उसको ये रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है लार्जेस्ट की ऑफ डिक्शनरी, और सम फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है सभी कीज का सम। अब यहाँ पे इन फंक्शन को यूज करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए मिन मैक्स फंक्शन जो है आपके तभी वर्क करेंगे जब डिक्शनरी जो की हैं वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब है वो आपकी सब एक टाइप की हो, एक ही डेटा टाइप की आपकी जो कीज हैं वो होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेंगे। और जो सम फंक्शन है वो आपका तभी वर्क करेगा जब आपकी जो कीज हैं वो एडिशन कंपेटेबल हो, मतलब इंटीजर टाइप की हो, तभी ये सम करेगा, अदरवाइज सम आपका नहीं होगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये देखिए dict1 के नाम से डिक्शनरी है, यहाँ पे देखिए ये सारे एलिमेंट है। अब यहाँ पे लगाया मैंने मिन फंक्शन, और मिन फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है dict1 को। तो ये मिन फंक्शन क्या करेगा, dict1 में से सबसे स्मॉलेस्ट की को रिटर्न कर देगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट की क्या है, यहाँ पे है 1, तो ये 1 को रिटर्न कर देगा। देखिए आउटपुट में आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है मैक्स फंक्शन, और यहाँ पे आर्गुमेंट में दे दिया है dict1 को। तो मैक्स फंक्शन जो है dict1 में से लार्जेस्ट की को रिटर्न कर देगा। लार्जेस्ट की कौन सी है, 10, तो आउटपुट में आ जाएगा आपका 10। एंड इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अप्लाई कराया मैंने सम फंक्शन को, और सम फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है dict1 को। तो ये सम फंक्शन क्या करेगा, dict1 की जितनी भी कीज हैं उन सब का सम करके रिटर्न कर देगा। सम क्या आएगा, सम आएगा आपका 17। यहाँ पे आप लोग देखिए जो कीज हैं उनका इसने सम कर दिया है। अब अगर यहाँ पे जो कीज हैं वो आपकी इंटीजर टाइप की नहीं होती तो यहाँ पे सम नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर आपको वैल्यूज पे ये फंक्शन अप्लाई करने हैं तो किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए जो dict1 के नाम से डिक्शनरी है, इसमें जो आपकी की वैल्यू के पेयर हैं वो सब इंटीजर टाइप के हैं। देखिए वैल्यू भी इंटीजर टाइप की हैं और जो की हैं वो भी इंटीजर टाइप की हैं। तो ये जो फंक्शन है वो आपके मोस्टली इंटीजर टाइप की वैल्यू पे ही वर्क करते हैं। तो इसीलिए आपकी जो वैल्यू है वो आपकी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, तभी ये बताएंगे आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू को, या फिर कंपेरेबल टाइप की होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने की को भी इंटीजर टाइप का रखा है और जो वैल्यू है उसको भी इंटीजर टाइप का रखा है। अब हमें इन फंक्शन को अप्लाई करना है वैल्यूज पे, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने करा है मिन फंक्शन को, और मिन फंक्शन में दे दिया है dict1 को, और dict1 पे यहाँ पे अप्लाई कर दिया है वैल्यूज मेथड। तो जो मिन फंक्शन है वो सिर्फ वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, वैल्यूज में देखिए जो वैल्यूज है मिनिमम वो आपकी 11 है, तो 11 आ रहा है। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन को अप्लाई करा, यहाँ पे भी मैंने dict1 पे वैल्यूज मेथड अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 60, तो यहाँ पे इसने 60 रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से सम फंक्शन को अप्लाई करा है,
तो सम फंक्शन के केस में भी मैंने dict1 पे वैल्यूज मेथड अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे भी जो सम फंक्शन है वो वैल्यूज का सम कर देगा, जो भी वैल्यूज वाले पार्ट है उनको सम करेगा, इसको लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा एंड इसको लेगा, इन सब का सम कर देगा, जो कि होगा हमारा 141। तो चलिए इन फंक्शन को भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारी डिक्शनरी है dict1 के नाम से, यहाँ पे जो की है उनको हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 1 एंड यहाँ दे देता हूँ मैं सपोज 6 एंड यहाँ दे देता हूँ मैं 10 एंड यहाँ दे देता हूँ सपोज 5, इसके कर देता हूँ 5। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो पहले करते हैं कीज पे अप्लाई। यहाँ पे कर देता हूँ मैं min एंड मैं कर देता हूँ dict1। ठीक है, इस पूरे को कर देता हूँ मैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए इसने सबसे मिनिमम की को रिटर्न कर दिया है। कौन सी की है? मिनिमम 1। ठीक है, उसको रिटर्न कर दिया है। इसी तरीके से मैक्स करेंगे तो मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा। देखिए रन करते हैं इसको। देखिए मैक्सिमम वाली की को रिटर्न कर दिया जो कि 10 है। अब सम कर देते हैं यहाँ पे। तो अब ये सब की का सम कर देगा। देखिए रन करता हूं। देखिए इसने सभी कीज का सम कर दिया है। अब अप्लाई करते हैं इन फंक्शंस को वैल्यूज पे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ दे दूंगा वैल्यूज मेथड, यहाँ लिख दूंगा वैल्यूज एंड यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा मेथड। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले सम करके देख लेते हैं इन वैल्यूज का। इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए इसने 208 दे दिया है। जो वैल्यूज हैं उनका सम कर दिया है। अब यहाँ पे कर देते हैं मिन, तो मिनिमम वैल्यू बता देगा। देखिए मिनिमम वैल्यू जो है वो 8 है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है मिनिमम वो 8 है। अब कर देते हैं यहाँ पे मैक्स। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसने बता दी है 90। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 90 है। तो आई होप आप लोगों को मिन, मैक्स एंड सम फंक्शन समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से इनको डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 14। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।